Assalamu alaikum dear students, you're watching The Legal Way. Today our topic is partition of land from the Land Revenue Act. सबसे पहले स्टूडेंट्स डेफिनेशन देख लेते हैं कि बेसिकली जो partition होती है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है. अ फॉर्मल सेपरेशन इफेक्टेड बाय डीड ऑफ लैंड हेल्ड इन कॉमन ऑनरशिप इनटू द पार्ट्स सो दैट co-owners takes his part solely beneficiary and free from any rights of others. के एक ज़मीन जिस पे 2, 3, 4 या 5 यानी कि जॉइंट ऑनरशिप है कुछ लोगों की, ठीक है, और उसकी जो तकसीम है यानी कि जो कॉमन ऑनरशिप है उसे उसको इंडिविजुअल ऑनरशिप में ट्रांसफ़र करना क्या होता है, पार्टीशन ऑफ लैंड कहलाता है, ठीक है. तो पार्टीशन मीन्स द डिवीजन ऑफ द लैंड हेल्ड जॉइंट ऑनर्स, ठीक है, रिजल्टिंग इन इंडिविजुअल ऑनरशिप, ठीक है. तो जो कॉमन ऑनरशिप होती है या जॉइंट ऑनरशिप होती है उसको डिवाइड करना इंडिविजुअल ऑनरशिप में, वो क्या कहलाता है, पार्टीशन कहलाता है, ठीक है. तो सेक्शन 135 to 150 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 इसको डील करते हैं. सबसे पहले देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी इसका मकसद क्या है पार्टीशन का. सबसे पहले तो टू फैसिलिटेट द लैंड ओनर्स, यानी कि सबको अपने अपने हिस्से की जो ज़मीन होती है वो तकसीम हो जाती है, ठीक है. उसके बाद क्या है, क्योंकि आपको पता है जब जॉइंट ऑनरशिप होती है तो वो उनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होते कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं पे कर रहा. तो फिर इंडिविजुअल ऑनरशिप में उनके पास ये राइट हो जाता है कि वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड का उनके पास प्रूफ हो जाता है, ठीक है. उसके बाद देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर पटिशन सेक्शन 135, ठीक है. सबसे पहले देखते हैं कि कौन सब जो है पर्सन वो क्या कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 एनी जॉइंट ऑनर ऑफ द लैंड में अप्लाई टू अ रेवेन्यू ऑफिसर. रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, हमारा कलेक्टर होता है, ठीक है. तो उसको क्या करते हैं, वो एक एप्लीकेशन सबमिट कराते हैं. उसके लिए शर्त ये है कि उन सब ऑनर्स में से कोई एक ऑनर जो है वो एप्लीकेशन दे, ठीक है. उसके बाद कंडीशंस देख लेते हैं. 2 कंडीशन है. एक तो जो हमारा मॉर्टगेजी होता है, ठीक है, वो पार्टीशन ऑफ लैंड जो है वो नहीं कर सकता अप्लाई. क्यों, क्योंकि वो ऑनर नहीं है बेसिकली, ठीक है, उसको लैंड सिर्फ मॉर्टगेज की गई है. उसके बाद एक विडो जो है, ठीक है, जिसको मेंटेनेंस के लिए कुछ लैंड दी गई है, वो क्या कर सकती है, अगर वो भी जॉइंट ऑनरशिप में से दी गई है तो फिर वो क्या कर सकती है, उसको अप्लाई कर सकती है. फॉर एग्जांपल जैसे 3 या 4 भाई थे, ठीक है, उनमें से एक भाई की डेथ होगी, ठीक है. अब जो उस भाई के नाम पे जो लैंड थी, ठीक है, वो उनकी किसकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र होगी और अब उसके पास ये राइट है कि वो पार्टीशन ऑफ लैंड के लिए अप्लाई कर सके, ठीक है. तो विडो भी क्या कर सकती है, पार्टीशन ऑफ लैंड के लिए अप्लाई कर सकती है. उसके बाद देख लेते हैं रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस ऑन पार्टीशन. ये जो प्लेसेस हैं, ठीक है, ग्रेजिंग ग्राउंड्स हो गए, वाटर सोर्सेज हो गए, ग्रेवयार्ड हो गया, विलेज साइट्स होगी, वर्शिप प्लेसेस होगी, एग्रीकल्चरल लैंड होगी, इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है. अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सी जगह होती हैं. ग्रेजिंग ग्राउंड्स वो होते हैं जिस तरह मिडोज़ हो गए, मतलब कोई भी लैंड जो ग्रास जिसको कवर करता हो वो ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है. वाटर सोर्सेज हमारे रिवर्स हो गए, वेल्स हो गए, ट्यूब वेल्स, ये सब चीज़ें होगी, ठीक है. ग्रेवयार्ड जो होते हैं वो कब्रिस्तान होते हैं. विलेज साइड्स जहाँ पे कुछ लोग रह रहे होते हैं, आबादी होती है, ठीक है, आबादी तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती, ठीक है. उसके बाद वर्शिप प्लेसेस, मस्जिद, हमारे चर्च हो गए, ठीक है, और क्या नाम है, मंदिर वगैरह जो हैं, ठीक है. एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ पे क्या होती है, कल्टीवेशन होती है, जो हमारी ज़रूरी ज़मीन है, ठीक है. तो ये वो जगह हैं जो जिनकी पार्टीशन नहीं होती. लेकिन इनकी पार्टीशन तो नहीं होती, लेकिन जो हमारा कलेक्टर होता है, इनसे अगर कोई रेवेन्यू जनरेट होता है तो फिर जो इसके जॉइंट ओनर्स हैं उनको इक्वली उसका क्या मिलता है, शेयर मिलता है, ठीक है. इसको हमेशा यू शुड कीप इट इन माइंड. पर्सनस हु मे नॉट अप्लाई फॉर द पार्टीशन ऑफ लैंड, ठीक है. तो देखते हैं कि कौन लोग हैं जो कि क्या करते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते. सबसे पहले तो जो टेनेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो अगर आपने लॉ पढ़ा हो टेनेंट का और ऑनर का, तो उसमें ये होता है कि टेनेंट जो होता है वो ज़मीन किराए पे लेता है, ठीक है, उसको क्या करता है, कल्टीवेशन के लिए, ठीक है. तो वो क्या करता है, वो पार्टीशन ऑफ लैंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, अगर चाहे वो कुछ ज़मीन ऑन भी करता है. लेकिन अगर वो टेनेंट है तो उसके पास फिर पार्टीशन का राइट नहीं है, ठीक है. लैंड ऑफ पर्सन हुज लैंड हैज़ बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है. आबादी लैंड जो होती है, ठीक है, इस एक्ट में क्या है, आबादी लैंड इंक्लूडेड नहीं है, तो वो फिर आबादी लैंड के लिए आप क्या करेंगे, पार्टीशन अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. इट इज़ द एप्लीकेंट is not the owner if the applicant is not, sorry ये थोड़ी सी mistake है, if the applicant is not the owner of the land through he may be land owner of the mortgagee with possession, ठीक है.
तो क्या है कि जो पर्सन है वो क्या है, ऑनर नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, मॉर्गेजी विद पोजेशन है, प्रॉपर्टी रखता है कोई, उसके पास पोजेशन है प्रॉपर्टी की, तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। उसके बाद जो लीज होल्डर है, ठीक है, लीज लॉ अगर आपने पढ़ा है या कॉन्ट्रैक्ट आपने पढ़ा है, तो वो भी जो होता है वो पटिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। मॉर्गेजी इफ़ ही प्रूव्स दैट ही इज़ इंटाइटल्ड बाय कस्टम और मॉर्गेज डीड देन ही कैन अप्लाई फॉर द पटिशन, ठीक है। जो मॉर्गेजी होता है ना, अगर वो कस्टम्स पे करता है, ठीक है, तो और वो इंटाइटल्ड है, ठीक है, उस रेवेन्यू के सारे उसमें, तो फिर वो क्या कर सकता है कि वो अप्लाई कर सकता है। वो भी कलेक्टर सारी चीज़ों को देखते हुए फिर उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा, अगर उसके पास इंटाइटल्ड या वो प्रूफ करता है कि वो अपने जो रेवेन्यू है वो सारे पे करता है। उसके बाद प्रोसीजर, एप्लीकेशन ऑफ नोटिस। सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि जॉइंट ओनर्स होते हैं, उनमें से कोई एक या सब मिलकर भी वो क्या कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन देंगे, किसको, कलेक्टर को, ठीक है। उसके बाद जो है वो एक डे फिक्स किया जाएगा हेयरिंग के लिए, कौन करेगा, कलेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो को शेयरर्स हैं, ठीक है, उनको किया जाएगा नोटिस ऑफ एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्डेड को शेयरर्स, उन सबको किया जाएगा एक नोटिस जाएगा, ठीक है। उसके बाद नोटिस टू एनी अदर पर्सन, कि उसमें अगर कोई और भी इन्वॉल्व है ऑनरशिप में या किसी भी प्रोसीजर में, अक्सर लोग जो है वो आर्बिट्रेटर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं या इस तरह का कोई बंदा उसमें इंक्लूडेड है, तो भी उसको नोटिस भेजा जाएगा। उसके एडिशन टू पार्टीज़ के मतलब अगर 4 लैंड ओनर्स थे फॉर एग्जांपल, उनमें से 3 ने एप्लीकेशन दी थी, एक ने नहीं दी, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, उसकी भी उसमें वो भी उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकता है, ठीक है। डिसअलाउंस ऑफ पार्टीशन, फिर 139 क्या कहता है, क्या ग्राउंड्स हैं जिस पे, एक तो मैंने आपको बताया जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पे उस जो कलेक्टर है वो इसको डिसअलाउ करेगा पटिशन को, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि प्रोसीजर ये होता है कि वो जाता है लैंड को सर्वे करता है, वहाँ बाउंड्री मार्क्स लगाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसको हतमी तौर पे जो हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट है उसमें शामिल कर दिया जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड ऑफ राइट, पीरियोडिकल रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं पार्टीशन के, जो क्या रखते हैं, हमारी लैंड ऑनरशिप रखते हैं, ठीक है। वो मैंने बाकी लेक्चर्स में आप देख सकते हैं जाकर। रिकॉर्ड ऑफ राइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में ज़रूर आता है, और ये पार्टीशन ऑफ लैंड, सर्वेज, बाउंड्रीज, बाउंड्री मार्क्स, ये सारे आपको एज अ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दैट वाज इट विद द लेक्चर टुडे। इंशाल्लाह ताला बाकी भी रेवेन्यू जो लॉज हैं वो आपको बाकी लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।